अस्सलाम वालेकुम। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे रेंज फंक्शन से और फॉर लूप से। अब लास्ट टाइम मैंने आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट बता दिया था और हमने स्टार्ट किया था वाइल लूप से, और आज हम जिसकी बात करेंगे दैट इज़ फॉर लूप। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉर लूप सी प्लस प्लस के लूप से थोड़ा सा डिफरेंट होता है पाइथन में, इसीलिए मैंने आपको पहले वाइल लूप करवा दिया था क्योंकि वो बिल्कुल सेम होता है, और फॉर लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर लूप के लिए कीवर्ड होता है फॉर एज इट इज़। इसके बाद हम बेसिकली इसको यहाँ पर कोई वेरिएबल दे देते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल मैंने अभी के लिए आई दे दिया है। इसके बाद एक कीवर्ड आता है इन, और फिर हम यहाँ पर कुछ भी कोई भी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं और कोई भी कोई भी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगी रेंज फंक्शन के साथ। मैंने वो लिख दिया। रेंज फंक्शन के 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक स्टार्टिंग पैरामीटर होता है, 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू आती है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 1 से स्टार्ट करना है। फिर एंडिंग वैल्यू होती है, मैं कहती हूँ 10 पे एंड करना है, और साथ ही यहाँ पर कोई कंडीशन भी हो सकती है। वो कंडीशन फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया है कि 2 है, तो इट मीन्स कि 2 को स्किप करके, फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट किया तो सेकंड जो भी फिगर आएगा, जैसे 1 के बाद 2 आएगा तो 2 को स्किप करके दिखाना है, 3 प्रिंट करवाना है, या कुछ भी कोई भी उस पर कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है। रेंज फंक्शन बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है। अब ये करता क्या है, ये हमें एक तरह से बता देता है। जैसे इसमें 3 पैरामीटर्स है ना, तो फर्स्ट है 1 का मतलब ये है कि आपने स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है, और रिकर्सिवली चलाते जाना है। 10 ये दिखा रहा है कि आपने 10 तक जाना है, और 2 ये दिखा रहा है कि आपने कोई जो बीच में लाइक 2 डिजिट्स का स्किप देकर आना है। जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पर 1 नहीं देती तो वो एज्यूम करता है कि 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगी तो वो समझेगा 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन इसकी लूप की कोई एंडिंग वैल्यू नहीं होगी, राइट। और ये जो 2 मैंने एंड पे दिया है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है। इसके बाद हम कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सिर्फ इसको ये कह देती हूँ कि इसने प्रिंट करवाना है यहाँ पर आई को, तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये कर देते हैं, प्रिंट करते हैं आई को। अब इस फॉर लूप के अंदर यही हो रहा है कि वो सिर्फ प्रिंट कर रहा है आई को, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा चला कर देख लेते हैं। मैंने इसको चलाया, इसने स्टार्ट किया 1 से, सेकंड जो भी फिगर आया उसको उसने स्किप किया और 9 तक लेकर गया। जो 10th होता है बेसिकली अभी के केस में देखें तो 10 स्किप ही होना था, लेकिन जो हमेशा एंडिंग जो भी वैल्यू होगी ना वो उसको कभी भी काउंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कंडीशन रिमूव कर देती हूँ कि सेकंड वाले फिगर को स्किप करना है। अब मैंने सिर्फ इसको बताया कि 4 से स्टार्ट करो 10 तक जाओ, लेकिन स्टिल ये 10 नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो भी एंडिंग वैल्यू होती है, क्योंकि अब हो रहा ऐसे रहा होता है कि जैसे वो चेक करेगा ना कि उसके पास 10th वैल्यू आ गई है, तो वो इस लूप के अंदर की कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं करेगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। जैसे अगर मैं इसको चलाऊँ तो उसने 9 तक दिखाया है मुझे, 1 से लेकर 9 तक, लेकिन उसके बाद उसने यहीं पर रोक दिया है। तो ये होता है रेंज फंक्शन और ये होता है लूप। अब ये वाली चीज़ आपको सारी समझ में आ गई है, तो मैं साथ ही आपको एक क्वेश्चन भी करवा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब आपने क्वेश्चन परफॉर्म करना है, उसमें आपने फॉर का लूप लगाना है, और मुझे फर्स्ट 10 नंबर्स के जो इवन नंबर्स होते हैं उनको प्रिंट करना है। जैसे यू आर सपोज टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम
और उस पाइथन प्रोग्राम में आपने प्रिंट करवाने हैं इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। रेंज फंक्शन और फॉर का जो ये कॉन्सेप्ट है पाइथन में थोड़ा सा चेंज है, तो अगर अभी तक आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आया हुआ तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आपने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं फ्रॉम 1 to 10। इसके बाद आपने पाइथन का एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 3 के मल्टीपल्स प्रिंट करवाने हैं, टू प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 3 from 1 to 90, let's suppose। ठीक है, फॉर लूप को समझने के लिए मैं आपको एक और प्रोग्राम करवाती हूँ जिसमें फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब होता है ऐसा है, हम एक कंडीशन समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मल्टीपल एक लिस्ट है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ है। ठीक है जी, मेरे पास एक लिस्ट है, उसका नाम है प्राइसेस, और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर है स्टार्टिंग विद 10। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 10 है, किसी की लेट सपोज 20 है, किसी की 30 है, 40 है, 50 है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने एक फॉर का लूप लगाना है और इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बताऊंगी विदाउट रेंज फंक्शन, ताकि आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके लिए अब इसके बाद मैं फॉर का लूप लगा रही हूँ फॉर, और मैंने एक वेरिएबल बना दिया सपोज आई इन प्राइसेस। अब प्राइसेस की लिस्ट में अब मैं आपको समझाती हूँ उसकी वर्किंग क्या होगी। फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ उसको प्रिंट करवा देती हूँ आई को। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले फॉर का लूप स्टार्ट होगा और आई एक वेरिएबल है और उसके अंदर कोई वैल्यू होल्ड होगी। जब ये स्टार्ट करेगा तो आई की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी, फिर उसके बाद जो वैल्यू होगी वो 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी। फॉर का लूप चलता रहेगा, आई की वैल्यू हर इटरेशन पे डिफरेंट होगी और वह पिक कहाँ से करेगा, प्राइसेस से, और साथ ही लॉग करके प्रिंट करके दिखाता रहेगा। इसको हम एक दफ़ा चला लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं। अब क्या हुआ, उसने मुझे 10 दिखाया, 20 दिखाया, 30 दिखाया, 40 दिखाया, 50 दिखाया। अब आई हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसको डिक्लेयर करने की, डिफ़ाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे तो वो बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू का बन जाएगा और पाइथन को भी पता होगा कि इट्स इंटीजर वैल्यू। इसके बाद ये एक लिस्ट को पिक करता है हमेशा, और वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है और लास्ट इंडेक्स तक जाता है।
मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको रेंज करवाया था। रेंज फंक्शन भी बेसिकली एक लिस्ट ही होती है, उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू होती है, एंडिंग वैल्यू होती है, कभी कभार थर्ड पैरामीटर में हम कोई कंडीशन दे देते हैं, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। यहाँ पर मैंने प्राइसेस लिस्ट उठाई है और हर दफ़ा उसको मैं प्रिंट करवा रही हूँ, हर इटरेशन पर उसकी क्या वैल्यू है। अब हम सपोज़ करते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे ना एंड पे कैलकुलेट करके भी दिखाओ कि इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या बनती है। तो मैं सम में 0 स्टोर कर देती हूँ। लेट सपोज़ मैं यहाँ से नीचे आई और मैंने सम इक्वल्स टू सम की जो भी वैल्यू है उसके अंदर आई की वैल्यू को स्टोर कर दिया। यहाँ पर मैंने प्राइसेस को स्टोर, अच्छा अगर आपके माइंड में किसी के माइंड में आ सकता है कि हम प्राइसेस को क्यों नहीं स्टोर कर सकते, तो प्राइसेस इज़ बेसिकली अ लिस्ट, ये चलेगा ही नहीं, ये प्रोग्राम ही रन नहीं होगा, क्योंकि मैं लिस्ट को कभी भी एक वेरिएबल के अंदर वेरिएबल के अंदर मैं किस तरह से ऐड कर सकती हूँ, मैं उसको ऐड ही नहीं कर सकती। तो आई करेंगे हम, जो भी उस इटरेशन पे उसकी वैल्यू होगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एक प्रिंट करवा देती हूँ जो कि हमें ग्रैंड टोटल देगा। ठीक है, ओके, वन सेकेंड, और यहाँ पर मैंने सम कर दिया, इसको हमने एग्जीक्यूट किया, और अगर अब मैं देखूँ तो वो ग्रैंड टोटल मुझे 150 दे रहा है। तो फॉर लूप का ये कॉन्सेप्ट अब होप सो क्लियर हो जाएगा। एक दफ़ा मैं रेंज का कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। अब होता क्या है, रेंज इज़ बेसिकली अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। ये 3 पैरामीटर्स लेता है। अगर आप इसको नहीं भी देंगे तो भी ये 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन इसकी कोई एंडिंग वैल्यू नहीं होगी। स्टार्ट मैंने इसको फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में कहा है कि 1 से करना है, एंडिंग वैल्यू इसकी 10 है। तो हर इटरेशन पे आई की पहले फर्स्ट जब फॉर लूप स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी। जैसे सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ये ऊपर आएगा, आई इटसेल्फ अपने आप को इटरेट कर लेता है, वो अपनी वैल्यू को खुद बढ़ा लेता है। अगर अब आपको सी या C++ से कोई पाइथन का प्रोग्राम याद हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जब फॉर एग्जांपल ये प्रिंट की स्टेटमेंट हो गई है और अगर अब आई की वैल्यू को मैंने रिवाइज़ करना है तो मैं i++ करती हूँ या i+=+1 करती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम वो इटरेट कर सके। जबकि पाइथन में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फॉर लूप इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि उसको जो ये इन है ना, बेसिकली जो इसके सिंटेक्स में ये जो इन है वो खुद ही इटरेट करवा लेता है इसको। तो ये फॉर लूप का और रेंज का कॉन्सेप्ट था। होप सो कि ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी होंगी। अगर ये क्लियर हो चुकी हैं तो फिर ये क्वेश्चंस के आंसर्स दें मुझे, और उसके बाद में फिर हम एक थोड़ा मेजर सा प्रोग्राम करते हैं। जब तक आप लोग ये प्रोग्राम्स लिखते हैं, मैं आपको ना एक और सिचुएशन समझाती हूँ और उसका प्रोग्राम आपने मुझे करके देना। आज की क्लास का एक मेजर प्रोग्राम है। मैंने अभी तक आपको सारी इम्पॉर्टेंट मेन और जो हमारे पास कंपलसरी चीज़ें थी वो सब करवा दी, जिनमें हमारे पास इफ एल्स के स्टेटमेंट्स थी, लूप्स थे, यूज़र से इनपुट लेना, यूज़र को इनपुट दिखाना, कंप्यूटेशन परफॉर्म करना, मल्टीपल लूप्स लगाना, ये सब चीज़ें मैं अभी तक अपनी तरफ से आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब हम लोग एक सिनेरियो समझते हैं, ठीक है। इस सिनेरियो पे आपने मुझे प्रोग्राम करके देना। सिनेरियो क्या है, यू आर सपोज टू टेक, अब हम इसकी ना समझ लेते हैं। मैं आपसे बनवा रही हूँ एक रेस्टोरेंट सिस्टम, ठीक है। अब रेस्टोरेंट सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले तो ये कि आपने इसका एक कोई नाम डिसाइड करना है। इट शुड हैव अ नेम। जैसे ही स्टार्ट हो तो आपने कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है, लाइक रेस्टोरेंट किस चीज़ का है, व्हाट यू आर सेलिंग, आपकी स्पेशलिटी क्या है। इट कुड बी चाइनीज़, इट कुड बी पाकिस्तानी, इट कुड बी मैक्सिकन, डिपेंड्स। उसके बाद आप लोग
क्या क्या आइटम्स, मेन्यू आपका क्या है, एंड मेन्यू शुड हैव एटलीस्ट 10 आइटम्स। ठीक है, आपने ये बताना है। इसके बाद आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। जैसे आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, आप यूज़र से पूछेंगे कि उसने क्या क्या ऑर्डर करना है। मैक्सिमम आपने उससे पूछना है कि उसने ऑर्डर क्या क्या करना है, और मैक्सिमम वो 5 आइटम्स ऑर्डर कर सकता है, और मिनिमम वो 1 आइटम ऑर्डर कर सकता है, राइट। इसके बाद आपने उससे पूछना है कि उसने डाइन इन करना है या फिर टेक अवे करना है। थर्ड कंडीशन पे आपने उससे पूछना है कि वो डाइन इन करना चाहता है या फिर वो टेक अवे करना चाहता है, राइट। ये 3 कंडीशंस हो गई। उसके बाद आपने फोर्थ पे उसको ग्रैंड टोटल करके दिखाना है कि उसका टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी, आपकी मर्ज़ी आप कितना भी जीएसटी लगा लें, बस उसमें जीएसटी ज़रूर होना चाहिए। और आपने उससे वाउचर कोड का ज़रूर पूछना है। ऑल दो कि आप अभी कोई वाउचर कोड नहीं दे रहे होंगे, लेकिन यूजुअली वाउचर कोड्स होते हैं, तो आपने उससे वाउचर कोड पूछना ज़रूर है। एंड इफ़ इट सेज़ येस, स्टिल आपने कोई कम्यूटेशन वगैरह परफॉर्म नहीं करनी, बट यू आर सपोज टू गेट द वाउचर कोड। आपने ये बताना है, उससे ग्रैंड टोटल शो करना है, और उसको बता देना है कि ये बिल है। आपने उसको बिल दिखाना है, उससे पूछना है उसके बाद आपने कि वो कार्ड से करेगा पेमेंट या फिर बाय हैंड करेगा। ठीक है, और आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देनी है। वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी भी स्टेज पर प्रोग्राम क्रैश नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब कंडीशंस मल्टीपल आ गई हैं, तो जब भी आप देखिए, आपने बिल दिखा दिया ना, कार्ड बाय बिल दिखा दिया, कार्ड करेगा या फिर बाय हैंड करेगा। अच्छा, आपने बिल वगैरह सब कुछ दिखा दिया ना, स्टिल आपने हर स्टेज पे उससे पूछना ज़रूर है कि उसने कुछ और ऑर्डर तो नहीं करना। अगर ऑर्डर करना है तो वो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रैंड टोटल करके दिखा दिया, वाउचर कोड वगैरह सब कुछ पूछ दिया, अभी तक आपने उससे पेमेंट नहीं दी ना, तो इस स्टेप तक आप उससे पूछ सकते हैं कि वो स्टिल कोई प्रोडक्ट और तो इंक्रीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, और जब उसने बिल वगैरह सब कुछ पेमेंट कर दी, तो एक आपने कोई मैसेज दे के कि ठीक है आपका ऑर्डर इतनी देर में आ जाएगा, या अगर आपने डाइन इन करना है तो इतने बजे तक आप आ जाएँ, मैसेज देके आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली स्टॉप भी करनी है। ठीक है, ये मैं भी करूँगी आपके साथ, और आप लोगों ने खुद भी इसको सोचना शुरू करना है।
जब तक आप लोग इनके सॉल्यूशंस देते हैं, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करवा देती हूँ, नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स वैसे तो आपने देखे हुए होंगे, किए हुए भी होंगे, लेकिन फॉर लूप के अंदर नेस्टेड लूप्स कैसे होते हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि फॉर लूप इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम C++ के जो फॉर लूप्स हैं उनसे। अच्छा, नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए, मल्टीपल लूप्स आ जाए, तो उसको कैटर कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक फॉर लूप लगा है, ठीक है, और उसके अंदर ही मैं एक और फॉर लूप को ऐड करवा लूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। मैंने फॉर लूप लिखा है, ठीक है, और स्टार्ट करती हूँ मैं सपोज करके आई मेरे पास वेरिएबल है, और मैंने रेंज फंक्शन को यूज़ किया। रेंज फंक्शन का जब भी एक पैरामीटर होगा तो इट मीन्स कि आप एंडिंग वैल्यू दे रहे हैं, और स्टार्ट उसने हमेशा 0 से करना है। अब मैंने इसको 4 दिया तो इट मीन्स कि ये 5 दफ़ा, ये लूप 5 दफ़ा इटरेट होगा, स्टार्टिंग विद 0। पहले आई की वैल्यू 0 होगी, सेकेंड इटरेशन पे 1 होगी, थर्ड पे 2 होगी, फोर्थ पे 3 होगी, और फिफ्थ पे 4 होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको बोला है कि इसके अंदर एक और भी फॉर का लूप लगा लो। लेट्स से इसको मैं वेरिएबल दे देती हूँ जे, इसके अंदर भी मैं रेंज का फंक्शन यूज़ करूँगी, और मैंने कहा है कि जब तक 0 से स्टार्ट होगा रेंज का फंक्शन 4 तक जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं प्रिंट करवा देती हूँ, लेट्स सपोज मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, और पहले मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसको हम कोमा से दिखा देते हैं, फिर जे की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, और एंड पे हम उस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब ये नेस्टेड लूप है, पहला ये सबसे पहले अब होगा क्या, हम इसको समझते हैं। सबसे पहली एग्जीक्यूशन थी मेरे पास आई की वैल्यू, पहली एक एग्जीक्यूशन मैं आपको समझा देती हूँ। पहली एग्जीक्यूशन थी मेरे पास आई की वैल्यू अभी क्या है 0 से स्टार्ट हुआ, इधर आया, इसने देखा अच्छा ये भी तो एक फॉर लूप है, इसने क्या किया, इस वाली वैल्यू को j इक्वल्स टू 0 से दिखा दिया। अब पहली एग्जीक्यूशन जब तक आई 0 था, j 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट 5 दफ़ा दिखाएगा, बिकॉज जो नेस्टेड लूप है पहले इसकी सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी, ये 5 दफ़ा प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये फॉर का लूप क्लोज होगा। जब ये क्लोज होगा, जब दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू फिर 0 से स्टार्ट होगी और वो जाएगी 4 तक, 5 दफ़ा दोबारा एग्जीक्यूट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा आई की वैल्यू फिर अपडेट होगी, 2 जब आई की वैल्यू होगी वो नीचे आएगा, 4 का लूप फिर कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा, स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग ऑन 4। अब इसको रन करते हैं, ओके। जब मैंने इसको रन किया, इसने स्टार्ट किया 0 से और एंड किया इसने 3 पर, राइट। पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 0 से 01 आया, फिर 02 आया, 03 आया। रेंज फंक्शन में हमेशा 4 है तो 4 आएगा नहीं, ये जैसे ही देखिए रेंज फंक्शन जैसे ही इसके पास 4 की वैल्यू आती जाएगी, इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, लास्ट वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती। और अगर मैं चाहती हूँ कि 4 भी इंक्लूड होगा तो मुझे यहाँ पर 5 लिखना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट जैसे ही 5 आता है, जो भी आपने रेंज की लास्ट वैल्यू लिखी होगी कभी भी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा तो 4 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से नेस्टेड लूप्स काम करते हैं। ओके, हमारे पास एक सोल्यूशन आया जो बेसिकली इवन नंबर्स का था। तो स्टार्ट किया फॉर नंबर, ठीक है, नंबर एक वेरिएबल बना लिया, और रेंज स्टार्ट किया इन्होंने 1 से लेकर 11 तक, क्योंकि मैंने कही थी 1 से लेकर 10, तो हमें पता है कि जो रेंज में हम एंडिंग वैल्यू देते हैं कभी भी वो इंक्लूड नहीं होती, और अगर हमें 10 को इंक्लूड करवाना तो हमें 11 लिखना पड़ेगा, इट्स गुड। फिर उसके बाद इफ़ की स्टेटमेंट है जिसमें वो चेक कर रहा है कि उस नंबर का जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, इट मीन्स कि वो एक इवन नंबर है और साथ ही उसको प्रिंट करवा रहे हैं, इट्स गुड, ठीक है। और उसके बाद रोज़ी ने जो सोल्यूशन दिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, रेंज फंक्शन में जो हमारे पास एंडिंग वैल्यू होती है, जैसे आपने एंडिंग वैल्यू 10 दी हुई है, तो इट मीन्स कि जो 10 है
वो हमारे पास इंक्लूड कभी भी नहीं होगा। जैसे ही फॉर लूप को जैसे ही रेंज 10 पर आएगा इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे क्वेश्चन में मेंशन है 10 इंक्लूड होना चाहिए, तो उसके लिए आपने हमेशा 10 को जो भी वैल्यू होगी उसको एक नंबर बढ़ा के लिखना है। जैसे हमारे केस में 10 है तो वो 11 होना चाहिए। रेस्ट इज गुड। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इफ़ के बगैर इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि जैसे जो आपने सोल्यूशन दिया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यस ये इफ़ के बगैर भी हो सकता है। अब आप अगर देखें, मैं बल्कि इसको ना कंप्यूटर पे साथ साथ करवा भी देती हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर से, इसको हम कर देते हैं हाइड। हमारे पास क्वेश्चन था कि आपने इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 10। तो हम इसको चाहें तो इफ़ के स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं, जो कि प्रेफरेबल है जैसा मैं चाहती थी। लेकिन येस हम लोग फॉर लूप के अंदर भी कंडीशन को ऐड कर सकते हैं यूजिंग द रेंज फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने आई किया इन रेंज, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दी है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, एंडिंग वैल्यू मैंने दे दिया 11 और मैंने उसको बोल दिया 2। इट मीन्स कि जो सेकेंड आए मतलब एक को स्किप करके दिखाना है। मैं प्रिंट करूँ अगर आई तो मेरे पास ठीक है। अच्छा, मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ 2 से। सबसे पहले 2 आएगा, 3 स्किप हो जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, 5 स्किप हो जाएगा, 6 आएगा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। 2 आ गया, फिर 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया। स्टार्ट मैंने इसको 2 से किया तो सबसे पहली वैल्यू तो प्रिंट होगी होगी। एंड 11 पे करेगा, इट मीन्स 11 पे नहीं 10 पे एंड करेगा, हमें नज़र 10 आएगा, ठीक है। और 2 मीन्स कि पहली नहीं जो दूसरी वैल्यू होगी ना हर दफ़ा वो स्किप होती जाएगी। मतलब ये कि अगर मैंने आई को स्टार्ट किया है ना, वो आई का जो बेसिकली है ना, ये जो इटरेशन करेगा जब भी आई तो वो 0 1 2 3 4 सब पे जाएगा। लेकिन जब भी इस पर कोई सेकंड वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू इसका मतलब ये है कि जैसे ही 2 से स्टार्ट हुआ ना तो 2 पहली वैल्यू है, ठीक है। जैसे ही 3 आएगी तो जो भी एग्जीक्यूशन है इस लूप के अंदर की वो नहीं होगी। जैसे ही फिर 3 के बाद 4 आएगा तो एग्जीक्यूशन होगी इस पूरे लूप के अंदर जो कुछ पे लिखा हुआ है, सिर्फ प्रिंट की बात नहीं करी। इसी तरह जब 5 पे आएगा तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम चाहें तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इफ़ स्टेटमेंट। बात फिर रिपीट करते हैं, फिर हम कर लेंगे सो हम प्रैक्टिस। अच्छा, अब आपको ना रेस्टोरेंट वाला प्रोग्राम समझ नहीं आया होगा, मैं वो समझा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपसे कहा है आपने एक रेस्टोरेंट का सिस्टम बनाना है, क्योंकि अब आप लोग इतना कर चुके हैं ये प्रोग्राम आपके लिए लिखना मुश्किल नहीं होगा। अगर 1000 लाइन्स ऑफ कोड भी हो जाता है तो इट्स फाइन, आपकी प्रैक्टिस होगी। आपने सबसे पहले रेस्टोरेंट सिस्टम होगा, आपने रेस्टोरेंट का कोई भी नाम दे देना, जल्दी से कोई भी दे दे, कुछ भी समझ नहीं आता चीज़ दे दें, KFC दे दें, कुछ भी दे दें। इसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप उसमें की स्पेशलिटी क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता मैक्सिकन लिखते हैं, चाइनीज़ लिखते हैं। आपने उसमें 10 आइटम्स देने हैं, गूगल से उठा के लिखते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो आप ABC 1 2 3 इस तरह करते हैं, वो भी फ़ाइन है, ठीक है। ये अब आपने यूज़र को दिखाना है कि उसका नाम, आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, आप मेन्यू के आइटम्स क्या क्या दे रहे हैं। इसके बाद आपने
उससे पूछना है कि वो ऑर्डर क्या क्या करना चाहता है, और उसको साथ बताना है कि मैक्सिमम 5 आइटम्स ऑर्डर हो सकते हैं, मिनिमम 1 आइटम ऑर्डर हो सकता है। फिर आप उससे पूछेंगे कि उसने कितने आइटम्स ऑर्डर करने हैं। सपोज़ वो कहता है 4, तो आपका लूप 4 दफ़ा चलना चाहिए। सपोज़ वो कहता है 3 आइटम्स ऑर्डर करने हैं, तो आपका लूप 3 दफ़ा चलना चाहिए। उसने बोला 1 आइटम ऑर्डर करना है, तो 1 दफ़ा ही आपने उससे पूछना है। आपने पूछ लिया, उसके बाद आपने उससे पूछना है कि आपने डाइन इन करना है या फिर आपका जो ऑर्डर है वो टेक अवे है। उसके बाद आपने उसको ग्रैंड टोटल करके दिखाना है। फॉर एग्जांपल डाइन इन कहते हैं तो भी टेक अवे है, तो भी कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो डाइन इन करवा रहा है या टेक अवे करवा रहा है। और आपने उसकी वैल्यू स्टोर भी करनी है, टेक अवे या डाइन इन की वैल्यू आपने कहीं पे स्टोर भी करनी है। उसके बाद उसने जितने भी आइटम्स ऑर्डर किए हैं आपने उस सबको टोटल करके दिखाना है, और कुछ ना कुछ जीएसटी होना चाहिए, कुछ ना कुछ टैक्स उस पर आना चाहिए। आप देख लें 5% जो भी आपका ऑर्डर है टोटल, उस पर 5% टैक्स लगाना है। अगर आपने 10% लगाना तो भी ठीक है, क्योंकि मैं कोई वैल्यू नहीं दे रही हूँ अभी आपको। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि वो वाउचर कोड तो नहीं लिया हुआ उसने, कोई अभी के लिए कोई नहीं है। अगर वो बोलता है लिया हुआ है तो भी आपने कुछ नहीं करना, वो बोले नहीं लिया हुआ तो भी आपने कुछ नहीं करना, स्टिल आपने उससे पूछना ज़रूर है। और आपके पास ये वैल्यू भी कहीं पर स्टोर होनी चाहिए किसी वेरिएबल के अंदर। उसके बाद आपने उससे बिल का पूछना है कि उसने कार्ड बाय हैंड करनी है या फिर उसने कार्ड मतलब कैश ऑन डिलीवरी है, या फिर उसने कार्ड से पेमेंट करनी है। ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होना चाहिए। उसके बाद आपने एक प्रॉपर मैसेज देके अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। ड्यूरिंग दिस ऑल मैसेज देते हुए आपने मेक श्योर करना है कि उस आपने सब दिखाना है कि आपने टोटल इतने आइटम्स ऑर्डर किए हैं, आपका टोटल बिल जो है वो ये बना है, इस पे जीएसटी इतने परसेंट लगे, आपने वाउचर कोड लिया है या नहीं, आपका डाइन इन है या टेक अवे है, और आप जो बिल दे रहे हैं वो बाय कार्ड दे रहे हैं और बाय हैंड देंगे। ये सारी वैल्यूज़, ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आपने मैसेज पे दिखानी है जब आप प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। इट मीन्स कि आपने इन सब वैल्यूज़ को किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। आई नो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है पूछते रहें, लेकिन इस स्टेज पर आपको ये प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। ओके, मैं आपके साथ प्रोग्राम चैट में भी शेयर कर देती हूँ। एक दफ़ा हम रिवाइज़ भी कर लेते हैं। आपने एक रेस्टोरेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है, और जिसमें आपके पास आपने सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट का कुछ नेम डिसाइड कर लेना है जल्दी से, कुछ डिस्क्रिप्शन, आप का मेन्यू क्या है, ठीक है, जल्दी से नेम डिसाइड कर लें। फॉर एग्जांपल इट कुड बी, कुछ भी समझ नहीं आता चीज़ रख लें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है कि आप क्या क्या जो आपके डिशेज़ हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है। इट कुड बी मैक्सिकन, चाइनीज़, पाकिस्तानी, कुछ भी। उसके बाद आपने अपना मेन्यू दिखा देना है। इट शुड हैव लाइक 10 आइटम्स। उसके बाद आपने बताना है कि आप उससे ऑर्डर लेंगे। सबसे पहले आप उससे पूछेंगे कि उसने कितने आइटम्स ऑर्डर करने हैं, ठीक है। अब अगर आप मेरी डिटेल्स सुनते जाएंगे ना, तो जिस सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उस सीक्वेंस में करनी है। सबसे पहले आपने मैसेज दिखाना है जिसमें नेम, डिस्क्रिप्शन और मेन्यू होगा। मेन्यू शुड हैव एटलीस्ट 10 आइटम्स। उसके बाद आपने यूज़र से पूछना है कि वो कितने आइटम्स ऑर्डर करना चाहता है। अगर उसने बोल दिया 5 तो लूप चलना चाहिए और 5 दफ़ा आपने उससे इनपुट लेनी है, ठीक है। अगर उसने बोल दिया है
4, तो 4 आइटम्स आपने यूज़र से लेने हैं। अगर इसने 3 बोल दिया तो 3 लेने हैं, 1 बोल दिया तो 1 लेना है। उसके बाद आपने यूज़र से पूछना है कि वो डाइन इन करना चाहता है या फिर टेक अवे करना चाहता है। ये इसकी वैल्यू भी आपने किसी वेरिएबल में स्टोर कर देनी है। इसके बाद आपने यूज़र से पूछना है कि इसके बाद आपने यूज़र को दिखाना है कि उसका ग्रैंड टोटल क्या बनता है। जीएसटी उस पर लगेगा, आप 5% कर लें टोटल बिल पे 5% या फिर 10%। इसके बाद आपने उससे कुछ वाउचर कोड का पूछना है। आप वाउचर कोड से कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए कि आपने वाउचर कोड उससे लिया है या नहीं। उसके बाद आपने उसको सारा बिल दिखाना है और पूछना है कि वो कार्ड पेमेंट बाय कार्ड करना चाहता है या फिर कैश ऑन डिलीवरी हो, कैश ऑन मतलब बाय हैंड करना चाहता है। इस वेरिएबल की वैल्यू भी कहीं पर स्टोर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने एंड पे आपने वो मैसेज सारा डिस्प्ले करवा देना है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप करनी है, लेकिन उस पर आपने एक होता है ना, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग, थैंक्स फॉर यूजिंग आवर सर्विसेज, ये मैसेज आएगा। आपने बताना है कि आपने टोटल कितने उसने आइटम्स ऑर्डर किए हैं, ठीक है, कितना उसका बिल बना है, उसने डाइन इन किया है या टेक अवे किया है, उस पर कोई जीएसटी लगा है तो कितने % था और कितना उसके बिल में से कितनी अमाउंट गई है जीएसटी पे, फिर वाउचर कोड लिया है या नहीं, और बाय हैंड था या फिर कार्ड से पेमेंट हुई है। ये सब आपने एंड पे दिखाना है। ठीक हो गया? यहाँ तक सब क्लियर है? मैंने आपको ग्रुप में भी भेज दिया हुआ है। ओके, रोज़ी ने दिया है सोल्यूशन और वो बिल्कुल सही है। हम लोग, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। रेंज का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद रेंज का फंक्शन इसलिए भी सही है कि हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ती। इसी को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उन्होंने स्टार्ट किए 3 से, तो स्टार्टिंग वैल्यू 3 होगी और हम लोगों ने एंडिंग की। अच्छा, मैंने आपको कहा था, मैं अपना क्वेश्चन भी देख लेती हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने जो प्रोग्राम है उसको 1 से लेकर 19, अब देखिए 90 इंक्लूडेड है, तो आपने रोज़ी ने जो सोल्यूशन दिया है उसमें 90 इंक्लूडेड नहीं है, आपने 91 रखना है ताकि 90 इंक्लूडेड हो, ठीक है। और आपने ब्रेक देना है 3 का, विच इज़ गॉड। जब मैं इसको चलाऊंगी तो 3 से लेकर 90 तक मुझे सब डिस्प्ले होगा। अब जो उनका सोल्यूशन है उसमें उन्होंने यहाँ पर 90 कर दिया, जब मैं इसको चलाऊँगी तो वो मुझे 87 तो दे रहा है लेकिन 90 नहीं दे रहा। तो आप चाहते हैं कि 90 इंक्लूडेड हो तो आपने एक फिगर ज़्यादा देना है। रेस्ट इज़ गुड। जब तक आप लोग ये करवा रहे हैं, हम लोग एक काम और करते हैं। मैं आपको लिस्ट्स का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। लिस्ट्स क्या होती है? अभी एक तो हमने लिस्ट देखी है, और वो देखी है लिस्ट हमने यहाँ पर। ये भी बेसिकली एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा लिस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ। ओके, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ नीचे आ जाती हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास थी प्राइसेस की एक लिस्ट है। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगी ना तो सारी की सारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। प्राइसेस, पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लिस्ट में हमेशा एक तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे अभी मेरे पास जो लिस्ट है, इसमें मैं होवर करूँ तो मुझे बता रहा है कि हमारे पास लिस्ट है और वो इंटीजर्स की है। मैंने जैसे प्रिंट किया तो उसने सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि सारी वैल्यूज़ प्रिंट ना हो, बल्कि सिर्फ इसकी इंडेक्स भी सेम 0 से स्टार्ट हो रही है। ये 0 इंडेक्स पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स है और इंडेक्स जो टोटल है वो 4 है। स्टार्ट में करती हूँ जैसे 0 से, तो अब मुझे 10 प्रिंट होकर आना चाहिए क्योंकि 0th इंडेक्स पे 10th वैल्यू स्टोर है, ठीक है। और अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि 1th इंडेक्स पे मेरे पास कौन सी वैल्यू है, तो मेरे पास आनी चाहिए यहाँ पर 20। तो इसने मुझे 20 दिखा दिया। अब अगर मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे ना लिस्ट की लेंथ का नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ जो सबसे लास्ट एलिमेंट है ना वो प्रिंट होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूँ तो सबसे लास्ट एलिमेंट प्रिंट होकर आएगा, दैट इज़ 50। यहाँ पर मुझे 50 प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट शो हो जाए, कुछ भी जो भी है, तो मुझे 40 शो होना चाहिए। तो इस तरह से लिस्ट्स की एग्जीक्यूशन होती है। ओके, मैं चाहती हूँ कि मैंने सेकेंड एलिमेंट को शो करना है इस लिस्ट का। तो अब सेकेंड एलिमेंट क्या बनता है? 30, तो मुझे शो होना चाहिए 30। और मैं चाहती हूँ कि सेकेंड से स्टार्ट हो, लेकिन ना जैसे बल्कि कम हो जाएगा, या मैं लिस्ट को बढ़ा लेती हूँ थोड़ा सा पहले। इट कुड बी 60, इट कुड बी
70, it could be 80, 90, 100, 110. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि लिस्ट की वैल्यू स्टार्ट हो 3 से और ना 6th इंडेक्स तक जानी चाहिए. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 40 से स्टार्ट होगी, 40, 50, 60 आना चाहिए एटलीस्ट. ठीक है, तो 40 से स्टार्ट हुई है, 50 तक गई है, 60, 3, 4, 5, लास्ट इंडेक्स वैसे भी इंक्लूडेड नहीं होता, तो 30, 40 40, 50 और 60 हमारे पास नज़र आ जाएगा. तो ये मेरे पास था कुछ लिस्ट का कॉन्सेप्ट. और इन केस अगर ऐसा हो कि मैं लास्ट इंडेक्स नहीं बताती उसको, तो वो क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली सारी लिस्ट 3 से स्टार्ट करके एंड तक सब प्रिंट करवा देगा. तो 3 से उसने स्टार्ट किया, उसको एंडिंग कुछ मिला नहीं तो उसने सब कुछ प्रिंट कर दिया. लिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं. यू आर सपोज टू राइट अ प्रोग्राम जो कि बताएगा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट. आपने कुछ भी लिस्ट, सपोज ऊपर वाली लिस्ट ही ले लें, और आपने ये बताना है कि इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है. इंडेक्स भी बता दे तो भी बेस्ट है, अदरवाइज़ आप इतना बता सकें कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. अच्छा, आपको नेस्टेड लूप्स नहीं समझ में आया, नेस्टेड लूप्स भी मैं करवा देती हूँ. और अभी हम कर रहे हैं अभी हम लिस्ट्स कर रहे हैं, और मैं ये क्वेश्चन आपको भेज दूँ, इसके बाद मैं स्टार्ट करवा दूँगी मैंने नेस्टेड लूप्स. ओके, तो हम रिवाइज कर लेते हैं नेस्टेड लूप्स क्या होता है. तो मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं. नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड का मतलब होता है, नेस्टेड लूप्स का मतलब होता है एक लूप के अंदर मल्टीपल लूप्स हो सकते हैं. अभी मैंने आपको फॉर लूप करवाया, तो फॉर लूप अगर आपको समझ आ गया ना, तो आई बेसिकली एक वेरिएबल है. ठीक है, और रेंज में लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ज़ीरो, तो फर्स्ट टाइम ज़ीरो पे इटरेट होगा, तो जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर तो उसकी वैल्यू, लेट से हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया ना, रेंज एंड हो रही है 5th पे, इट मीन्स 4 तक एग्जीक्यूशन होगी और स्टार्ट होगा ज़ीरो से. जैसे ही आई की वैल्यू ज़ीरो है ना इस स्टेज पे, जैसे ही वो इस लाइन पर आएगा तो एक और लूप स्टार्ट हो रहा है जे, और उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो. इसके बाद वो नीचे आएगा और प्रिंट की वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू अपडेट होगी 1 होगी, तो 0 से लेकर 4 तक बेसिकली 4-5 दफ़ा ये वाला लूप चलेगा, और आई की वैल्यू तब तक क्या होगी, ज़ीरो होगी. जैसे ही इस लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये स्टेटमेंट दोबारा, ये जो एग्जीक्यूशन है
वो दोबारा से इस लाइन ऑफ कोड पर आएगी और उसमें इसकी अब वैल्यू अपडेट होकर 0 से 1 हो जाएगी। फिर जब ये 0 से 1 होकर नीचे आएगा तो इसकी एग्जीक्यूशन दोबारा से 0 से स्टार्ट होगी। अभी ना हम फॉर लूप के अंदर हैं, ठीक है, मतलब मैं इस यहाँ पर 0 वैल्यू थी जब, तो मैं फॉर लूप के अंदर थी ना, मैं इस वैल्यू इस जगह पर आई, इस पोजीशन पर आई। इस पोजीशन पर आने के बाद भी इस लूप की अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। जब तक इस पूरी लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो अपडेट नहीं होगी। तो नेस्टेड लूप्स में जो लूप सबसे अंदर होता है उसकी एग्जीक्यूशन सबसे पहले पूरी कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो लूप है, ये लूप इस वाले फॉर लूप के अंदर है, तो पहले जे वाले फॉर लूप की पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। जैसे ही कंप्लीट होगी फिर आई की इटरेशन इंक्रीज होगी। तो ये था बेसिकली नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट। ओके, नेस्टेड लूप्स आपको समझ आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 2D लिस्ट्स के साथ। हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, स्टिल हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे। 2D लिस्ट्स बेसिकली सेम होते हैं एज हमारे पास जैसे मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास हर पोजीशन पर कुछ ना कुछ होता है, लाइक 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। जैसे 3x3 की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ होगा, देन यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा। तो ये इस तरह से एक मैट्रिक्स होता है। लिस्ट भी का कॉन्सेप्ट, 2D लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। अब हो क्या रहा है, इसको मैं, ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ मैट्रिक्स या कोई भी वेरिएबल इक्वल्स टू, इसके अंदर अब मैं वैल्यू स्टोर करती हूँ। तो हो क्या रहा है, मेरे पास एक लिस्ट होगी, ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली मल्टीपल लिस्ट्स होंगी। जैसे 1 है, ठीक है, इसमें मैं 2 बोल देती हूँ, जिसमें बल्कि हम 0 ऊपर वाली वैल्यू से लिखते हैं। 0 है, 1 है, 1 है। देन मेरे पास एक और लिस्ट होगी, उसके अंदर है जी 2, 3, 4, राइट। फिर एक और लिस्ट है मेरे पास, उसके अंदर है मेरे पास 4, 4, राइट। ओके, तो अब अगर मैं चाहूँ किसी एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना अपनी स्क्रीन पे, तो लेट्स डू दैट। मैं कहती हूँ मैट्रिक्स और 0 और साथ में उसको 2 बोल देती हूँ, एंड लेट्स रन दिस। तो उसने मुझे 1 बोल दिया क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ठीक है। अच्छा, अब मैं समझा देती हूँ कि चलता किस तरह से है।
अब आप सब लोगों ने ना मैट्रिक्स किसी न किसी स्टेज पर किया होगा, ठीक है। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल इस तरह से वैल्यूज़ होती हैं, राइट। और 2D लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी ये होता है। 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर आप दो वैल्यूज़, अगर मेरे पास 1D लिस्ट होती जो मैंने आपको ऊपर करवाई थी, सिंपल लिस्ट होती, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर एक वैल्यू देती, आइदर 0 आइदर 2, या कोई एक वैल्यू होती। 2D लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें हम यहाँ पर इंडेक्स की जगहों पे दो वैल्यूज़ दे रहे होते हैं। अब अगर मैं अपने ऊपर वाले मैट्रिक्स को समझूँ तो बेसिकली, और अगर मैं यहाँ पर एक और दे दूँ तो वो बेसिकली 3D लिस्ट बन जाती है, लेकिन मैं अभी आपको वो करवा नहीं रही, हम सिर्फ 2D तक जाएंगे। तो 2D के अंदर हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट इसमें से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये नेस्टेड लिस्ट है, एक लिस्ट है और उसके अंदर फर्दर 3 लिस्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है। और अगर आप इनकी पोजीशन समझें तो ये 0 है, फिर ये 1 है और ये 2 है। मैंने उसको बोला है 0th पोजीशन पर, पहले 0 के अंदर आएगा, उसके बाद उसने बोला है सेकेंड पोजीशन पर। तो 0 पोजीशन ये है, 1 पोजीशन ये है और 2 पोजीशन ये है। तो सेकेंड 0 के अंदर 2, ये वाला 1 बनता है, तो उसने इस वाले 1 को प्रिंट करवा दिया। अब 2D लिस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछें। अभी जो हमने सिंपल लिस्ट्स की थी उनके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है, जैसे जो ऊपर वाली लिस्ट थी उसको हम उठाते हैं। स्टिल मैं वेट कर रही हूँ रेस्टोरेंट वाले प्रोग्राम का, और जो लार्जेस्ट नंबर आपने लिस्ट में बताना है उसका। टिल नाउ हम कुछ और चीज़ें सीख लेते हैं। मेरे पास एक लिस्ट थी, इसी को यूज़ करते हैं और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होता है अपेंड का। दैट्स अपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पर ऐड कर देना। मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है लिस्ट्स के लिए अपेंड का, और उसमें मैं उससे कुछ वैल्यू बता देती हूँ, जैसे 110 के बाद 120। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाऊँगी तो मेरे पास प्राइसेस की लिस्ट के अंदर एक और वैल्यू ऐड होगी, दैट इज़ बेसिकली 120। सो लेट्स रन इट। जैसे मैंने इसको रन किया 110 तो था ही मेरे पास, इसके अंदर 120 आ गया। तो अगर आप अपनी लिस्ट के अंदर कोई और वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं तो आप अपेंड का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक और इसी तरह से फंक्शन होता है, दैट इज़ इंसर्ट। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने 120 वैल्यू को तो ऐड करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ज़ीरो इंडेक्स किसी प्रॉपर इंडेक्स पे बताना चाहती हूँ साथ ही, तो मैं अपेंड में नहीं बता सकती, लेकिन इंसर्ट के फंक्शन में मैं बता सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 0th इंडेक्स पे ही 120 को ऐड कर दो, तो उसने बता भी दिया, पाइथन ने बता भी दिया कि इंडेक्स है हमारे पास 0 और ऑब्जेक्ट जो मैंने ऐड करना है दैट इज़ 120। सो अगर मैं रन करूँ तो अभी तो 120 लास्ट पर आ रहा था ना, क्योंकि अपेंड का जो प्रोग्राम है बेसिकली वो हमारे पास जो अपेंड का प्रोग्राम है वो बेसिकली हमारे पास जो भी लिस्ट होती है उसके एंड पे वैल्यू को ऐड कर देता है। लेकिन जो इंसर्ट का बिल्ट इन फंक्शन है वो इंडेक्स भी पूछता है और फिर उस वैल्यू को उस इंडेक्स पे ऐड करता है। जैसे मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास जो 120 है इट शुड बी ऑन द टॉप लाइक दिस। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन होता है दैट इज़, इसको अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास एक और होता है दैट इज़ रिमूव। रिमूव में आपने अपने लिस्ट में से कुछ भी रिमूव करना हो तो आप रिमूव करवा सकते हैं। ओके, जैसे मैं अभी कह देती हूँ कि मेरी लिस्ट में से इसके लिए हमारे पास एक ही पैरामीटर होता है और वो वही वैल्यू होती है जो आपने रिमूव करनी होती है। जैसे मैं कहती हूँ मुझे लिस्ट में से 10 को रिमूव करना है, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो वो 20 से स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज 10 जो है वो भी रिमूव हो चुका है।
इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि बेसिकली पूरी लिस्ट को खाली कर देता है, पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। उस फंक्शन को हम बोलते हैं क्लियर। क्लियर का फंक्शन होता है ऐसा कोई पैरामीटर नहीं लेता, लेकिन फंक्शन पूरी की पूरी लिस्ट को ख़त्म कर देता है, खाली कर देता है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और जब मैंने प्राइसेस की लिस्ट को प्रिंट करवाया तो मेरी स्क्रीन पे खाली आ रहा है। इट मीन्स कि उसने पूरी लिस्ट को खाली कर दिया। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है which is हमारे पास एक और फंक्शन होता है पॉप का। वो फंक्शन क्या करता है कि जो भी लिस्ट होगी ना उसका लास्ट एलिमेंट नहीं दिखाएगा। इसमें इसको एग्जीक्यूट करूँ तो लास्ट एलिमेंट को वो रिमूव कर देता है। लेट्स रन दिस। तो उसने क्या किया कि जो लास्ट इंडेक्स पे 110 था उसको रिमूव करके दिखा दिया। तो ये कुछ लिस्ट्स के ऊपर ऑपरेशंस थे। अब हम देखते हैं हमने क्या किया। स्टार्टिंग विद अपेंड, हमने सबसे पहले अपेंड का फंक्शन देखा वो कैसे काम करता है। उसके बाद हमने क्लियर किया, रिमूव किया, हम लोगों ने क्लियर का फंक्शन किया, अपेंड किया, रिमूव किया, इंसर्ट किया। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन में, वो ऑफर कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन आया है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने एक लिस्ट में बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है लिस्ट में। तो लिस्ट है उसमें 10, 30, 28, 89, 67 है। ठीक है, लार्जेस्ट लिस्ट की 0 वैल्यू स्टोर कर दिया। फॉर, ठीक है, आई का लूप जो रहा है वो सारा इफ़ अगर वाई ग्रेटर देन, ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरे माइंड में भी एग्जैक्टली यही सोल्यूशन था। सबसे पहले इसमें हो सकता है कोई सिंटेक्स का इशू, लेकिन लॉजिकल ऐसा कोई इशू नहीं है। लिस्ट है, उसको हम कर भी लेते हैं। ठीक है, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कमेंट कर देती हूँ और हम अपने सॉल्यूशन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने प्रिंट करना है लार्जेस्ट नंबर लिस्ट के अंदर। तो मैंने लिस्ट बना ली हुई है, ठीक है, और उसमें मैंने 0, 1, 2, 3 इस तरह से कुछ नंबर्स कर लिए हैं। मैंने फॉर का लूप लगाया और वो आई से स्टार्ट होगा और लाइक आई वेरिएबल है उसके लिए, इनका कीवर्ड आएगा और लिस्ट वो खुद ही इसको इटरेट करता रहेगा। मैंने इस पर कंडीशन लगा दी है कि अगर जो भी आई की वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाती है, अच्छा यहाँ पर ठीक है, लार्जेस्ट भी होगा इक्वल्स टू लिस्ट, और 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अगर आई ग्रेटर हो जाता है लार्जेस्ट से तो मैं क्या करूँगी, लार्जेस्ट के अंदर स्टोर कर दूँगी आई को, राइट। ठीक है, और जैसे इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, जैसे मैं सबसे बाहर आती हूँ तो मैं प्रिंट करवा दूँगी किसको, लार्जेस्ट को, राइट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो उसने मुझे बता दिया 6, सो इट्स गुड। ये बहुत सिंपल सा था। अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया या कोई इशू है तो आप लोग पूछें, वरना वे मैं रेस्टोरेंट वाला जो प्रोग्राम है उसका वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ़र्दर कुछ चीज़ें करवाती हूँ। आप लोगों ने पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टपल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? टपल्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब उसके बगैर भी हम ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो टपल्स का बता दें। थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, स्टिल इतना मुश्किल नहीं होता। ओके, जब तक आप लोग मुझे टपल्स के बताते हैं और जो हमारे पास रेस्टोरेंट वाला प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ करवा देती हूँ, दैट इज़ फंक्शंस। ओके, सो
फंक्शंस हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना फंक्शंस के लिए ओवरऑल कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं इसी प्रोग्राम में देख लूँ जो मैंने आपको लिस्ट कॉपी करवाया है, तो इसमें फॉर इज़ बेसिकली अ कीवर्ड, आई इज़ अ कीवर्ड, सॉरी आई नहीं, इन इज़ अ कीवर्ड, फॉर इज़ अ कीवर्ड, इफ़ इज़ अ कीवर्ड, राइट, प्रिंट इज़ अ कीवर्ड। इसी तरह से जब मैं फंक्शंस की बात करती हूँ तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है, दैट इज़, आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, दैट इज़ DEF। इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इस पर मैं होवर करूँ तो ये मुझे बता भी देगा इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, सो DEF का कीवर्ड आता है, उसके बाद आपका जो भी फंक्शन का नेम है, जैसे मैं कह देती हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं कह देती हूँ माई फंक्शन, राइट। और उसके बाद ब्रेसेस होंगी, ये पैरामीटर्स के लिए होती हैं एज इट इज़, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसकी सारी एग्जीक्यूशन होती है। जैसे मैं कहती हूँ प्रिंट कर दो यहाँ पर कोड फ्यूजन, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर कोड फ्यूजन प्रिंट होकर इस तरह से आ गया है। और अभी तो ये प्रोग्राम, ये जो फंक्शन है इसको मैंने डिफ़ाइन किया है सिर्फ, इसको अभी तक कॉल नहीं किया। अगर मैं प्रोग्राम रन करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी मुझे अपने टर्मिनल पे नज़र नहीं आना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ कि उसने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दी। क्यों ये प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने फंक्शन को तो यहाँ पर सिर्फ डिफ़ाइन किया, कॉल नहीं किया। अब मैं इसको कॉल करती हूँ, जैसे माई फंक्शन, राइट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी और वो बता भी रहा है कि इसकी यूजेज कितनी है, ये पायचान बता रहा है बेसिकली, तो उसने मुझे बता दिया कोड फ्यूजन। तो दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन पाइथन। ओके, एक चीज़ और करते हैं। वैसे तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे करवा भी देती हूँ। अगर मैं इसी फंक्शन को इससे ऊपर एक्सेस करूँ, राइट, मैं यहाँ की जगह इसको यहाँ पर चलाऊँ, तो इसको मुझे एरर देना चाहिए ना, क्योंकि मैं इसको उसकी डेफिनेशन से पहले मैं उस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। ये हर लैंग्वेज में आपने किया होगा, हर लैंग्वेज में सेम होता है। किसी भी वेरिएबल को उसकी डेफिनेशन, उसकी डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। लाइकवाइज किसी भी फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फंक्शंस में या ओवरऑल पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट। पैरामीटर्स आपने पढ़े होंगे। हम बेसिकली ये जो ब्रेसेस हैं ये पैरामीटर्स के लिए लगी हुई हैं, इनके अंदर पैरामीटर्स आते हैं। इस केस में हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है, लेकिन जैसे मैं बोल देती हूँ, हमारे पास है नेम का एक पैरामीटर होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथन में अगर आप उसको नहीं भी देते, ये रन टाइम पे उसके पास आएगा तो वो उसको बेसिकली स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अगर आप उसको डिफ़ाइन नहीं भी करते कि इसकी टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, तो वो इसको नेम एज्यूम कर रहा होगा। तो हम कर देते हैं हेलो नेम, हेलो नेम, दिस इज़ मी कोड फ्यूजन, राइट। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी, राइट, इसको मैंने जैसे एग्जीक्यूट करूँगी तो मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जिससे मेरे पास आंसर आते हैं यूजुअली रोज़ी के। तो हम इसको यहाँ पर चलाते हैं, तो इसने मुझे बोल दिया हेलो रोज़ी, और जो बेसिकली रोज़ी है वो इसने पैरामीटर से उठाया, और साथ ही दिस इज़ मी कोड फ्यूजन, राइट। तो ये इस तरह से हम पैरामीटर्स भी ले सकते हैं फंक्शंस के अंदर। और ऑब्वियसली अगर आप पैरामीटर नहीं देंगे तो वो एरर दे देगा। लाइकवाइज जैसे आप किसी भी फंक्शन को या किसी भी चीज़ को उसकी डेफिनेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते, और एक के अंदर फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। फंक्शंस से रिलेटेड या पैरामीटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें।
आप लोग जो रेस्टोरेंट वाला प्रोग्राम है उसमें टाइम ले रहे हैं तो इट्स गुड, क्योंकि मैं अगर जो चीज़ें करवा रही हूँ, जैसे अगर आपको लगता है उसमें कोई रीयूजेबल फंक्शन बन सकता है, फंक्शंस बनते ही तब है जब हमारे पास रीयूजेबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर इस फंक्शन को मैं चाहूँ तो 10 जगहों पे यूज़ कर सकती हूँ विद द डिफरेंट पैरामीटर। तो अगर आप फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं या लिस्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप बेशक उसके अंदर यूज़ कर लें, बट वो हम आज ही की क्लास पे करेंगे। इसके बाद जो चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट आर बेसिकली द फंक्शंस। सो ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत अच्छे से समझ लें आप लोग। क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यस, 2D लिस्ट्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई इस पे मसला नहीं होता। हाँ बिल्कुल, लिस्ट्स में आप ना बात कर रही हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स की, नंबर ऑफ़ रोज़ की। 2D लिस्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम्स मल्टीपल हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ लिस्ट्स मल्टीपल हो सकती हैं। ये कैसे हो सकती है मैं आपको करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्लासेस के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब आप थोड़े गौर से देखना। इसको मैं फॉर एग्जांपल फ़िलहाल के लिए कमेंट कर लेती हूँ। और आपका क्वेश्चन था कि 2D लिस्ट के अंदर 2D लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स मल्टीपल हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीपल हो सकती हैं, तो यस, जैसे मैंने इसको अनकमेंट कर लिया ना। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पहला कॉलम हो गया, ठीक है। ओके, सो आपका क्वेश्चन ये था कि एक मैट्रिक्स, एक 2D लिस्ट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं, तो यस, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं। अब अगर हम इधर देखें तो मेरे पास इस प्रोग्राम के अंदर इस वक्त 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो रोज़ है ना वो मल्टीपल हो जाए, तो यस, रोज़ कैन बी मल्टीपल। मैं यहाँ पर ना एक और रो ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, राइट। अब इस केस में मेरे पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4, 4 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। मैं चाहती हूँ कि नहीं, ज़्यादा होने चाहिए, 4 कॉलम्स हो जाएं, तो सब में होने 4 ही चाहिए फिर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सेस नहीं करते, लेकिन वो मैं आपको चीज़ करवा ही नहीं रही हूँ, इस लेवल पे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 4x4 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, तो येस, कॉलम्स कैन बी ऑफ एनी नंबर एंड रोज़ कैन बी ऑफ एनी नंबर। अब अगर इस चीज़ को पढ़ना चाहें तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेसिकली 0th रो पे, ये 0th रो है ना, इसका आपने
सेकंड एलिमेंट उठाना है, तो ये 0 1 2, इस वक्त सेकंड एलिमेंट इसका 2 बनता है, तो यस इसकी जगह पर मैं लिख देती हूँ 4 क्रॉस 4, मतलब सबसे एंड वाला एलिमेंट विच इज़ 6, तो ये 6 को उठाएगा। इस तरह से इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ इट शुड बी एबल टू शो, ओके 1 सेकेंड कुछ गलत कर दिया। अब मैं 4 को एक्सेस कर रही हूँ। देखें बेसिकली 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, लेकिन स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3, अब फोर्थ पे तो उसको कुछ मिला ही नहीं क्योंकि मैट्रिक्स ही मेरे पास था 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, तो उसने मुझे 6 शो कर दिया। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली 2D लिस्ट्स कैन वर्क। हमारे पास कॉलम के नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हमारे पास रोज़ का नंबर कुछ भी हो सकता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके तो अब हम मूव करते हैं क्लासेस के साथ। अगर आपने किसी और लैंग्वेज में क्लासेस पढ़ी हुई हैं तो आपके लिए थोड़ा समझना थोड़ा सा आसान होगा, बट स्टिल क्लासेस का भी इतना मुश्किल नहीं होगा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं क्लासेस के लिए, एक तो आपका जो मेन क्वेश्चन आएगा एंड ऑफ द टॉपिक यही होगा कि हम उसके लिए अलग क्लासेस में के लिए अलग फाइल्स बनाएं। तो फिलहाल मैं आपको फाइल्स के साथ नहीं करवा रही हूँ। हम मेन ऐप के अंदर भी जो हमारे पास मेन फाइल होती है सी के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, उसके अंदर भी हम क्लासेस बना सकते हैं। इसी तरह से जो अभी मेरी जो मेन क्लास है दैट इज़ app.py, जिस क्लास के अंदर मैं अभी हूँ उसी के अंदर मैं क्लासेस बनाऊंगी, उसी के अंदर मैं एक्सेस करूँगी। मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम मल्टीपल फाइल्स पे नहीं जाएंगे। तो क्लासेस के लिए सबसे पहले हमारे पास क्लास का कीवर्ड होता है, इसमें होवर करूँगी तो मुझे सारी डेफिनेशन शो भी कर देगा। क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास का कीवर्ड होता है, उसके बाद क्लास का नाम होता है। जैसे मैं अपनी क्लास का नाम रख रही हूँ फॉर एग्जांपल क्लास 1, राइट। इस ओके, मुझे भी ये लग रहा था कि कैपिटल लेटर्स में आपकी क्लास का नाम होना चाहिए, राइट। ये कन्वेंशन है, इट्स नॉट दैट मैंडेटरी बट इट्स अ कन्वेंशन। इसके बाद कॉलन आएगा और यहाँ पर आपने फंक्शंस डिफाइन करना शुरू कर देने हैं। जितना कॉम्प्लेक्स या थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है सी या C++ में, पाइथन में उतना मुश्किल नहीं होता। फॉर एग्जांपल डिफाइन, और मैंने इसको बोल दिया पहला फंक्शन होगा माय नेम, उसके अंदर पैरामीटर में ले लूँगी व्हिच इज़ नेम, और मैं प्रिंट करवा दूँगी इसके अंदर उसी नेम को। ठीक है, तो मैंने बेसिकली सेल्फ नेम कर दिया ना, सेल्फ नेम, तो यहाँ पर भी इसको सेल्फ नेम ही होना चाहिए, राइट। ओके ठीक है। अच्छा, ये था क्लास का कॉन्सेप्ट। क्लास के लिए क्लास का कीवर्ड होता है स्टार्टिंग विद स्मॉल सी, ये कीवर्ड है, और क्लास का जो भी नाम होगा वो स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल लेटर से, कन्वेंशन है। उसके बाद आप लोगों को भी फंक्शन लिख दिया, कुछ भी डिफाइन कर दिया। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया विद द नेम माय नेम, और वो एक पैरामीटर ले रहा है विच इज़ सेल्फ नेम, और उसी को प्रिंट करवा रहा है। अब मैंने इस क्लास को डिक्लेयर किया है, ठीक है, डिफ़ाइन किया, अब मैंने उसको यूज़ नहीं किया। सो लेट्स यूज़। उसके लिए सबसे पहले जो भी आपने अब क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी बनाना होगा ना, क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। तो जब भी आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो उसके लिए आप उसको कुछ भी नाम असाइन कर देंगे। जैसे मैं कर देती हूँ क्लास 2, ठीक है, या क्लास ओबीजे इक्वल्स टू जो मेरी क्लास का नाम है दैट इज़ क्लास 1, कैपिटल लेटर्स के साथ था, तो क्लास 1, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास क्लास 1 है, एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्लास ओबीजे के नाम से। अब मैं इसके फंक्शंस को एक्सेस करती हूँ, ठीक है, क्लास ओबीजे डॉट करके मैंने माय नेम को एक्सेस करती हूँ। उसमें पैरामीटर इज़ कंपलसरी, तो मैं इसमें पैरामीटर दे देती हूँ जैसे कोड फ्यूजन। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी इट शुड शो मी द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे सेल्फ नेम या इसको नेम ही रखते हैं क्योंकि मुझे लगता है जो सेल्फ नेम है ना वो हो सकता है ऐसा कोई पैरामीटर हो। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने कोई सिंटेक्स का इशू ना करती हो।
ओके, फ़िलहाल के लिए ना हम इसको कुछ भी नेम नहीं देते, पैरामीटर्स के साथ डिफरेंट तरह से करते हैं। इसको मैं फ़िलहाल पैरामीटर्स रिमूव कर देती हूँ, इसकी वजह से ज़रूरत नहीं है। सेल्फ को रहने देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अंदर मैं ऐसे कोड फ्यूजन लिख देती हूँ। नेक्स्ट लेट्स एग्जीक्यूट, उसने मुझे कोड फ्यूजन दिखा दिया। तो ये बहुत बेसिक सा क्लासेस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप लोग आराम आराम से कर लें, मुझे कोई भी इशू नहीं है। इस तरह से आप लोग बेशक पॉज करके कर लिया करें या फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लिया करें। तो हम लोग अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं है तो आप लोग पूछ लें, लेकिन मैंने आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट करवाया है विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। हमने स्टार्ट किया है क्लास के कीवर्ड के साथ। वो मुझे बता रहा है कि मेरे पास एक यूज़र है इस फंक्शन की भी और इस क्लास के भी। ये पहचान ने आपको बताया, इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, इट्स अ कन्वेंशन। और उसके बाद कॉलन आएगा, उसके बाद आपने उसके अंदर जो भी डिफाइन करना, इट कुड हैव मल्टीपल फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा DEF से स्टार्ट होती है, उसका कोई नेम है उसके अंदर। सेल्फ इज़ नथिंग, आप इसको समझ लें, ये भी एक कन्वेंशन है जो सेल्फ जा रहा है ना। सेल्फ मीन कि इट इज़ हैविंग नो पैरामीटर्स राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने उस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है। अब मैंने एक्सेस करना है जो क्लास बनाई है इसको, तो उस क्लास को हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। तो मैंने क्लास OBJ के नाम से क्लास 1 का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसको सिंटेक्स यही होता है कि जो भी आपने क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है वो आता है इक्वल्स टू क्लास का नाम होता है, बहुत सिंपल सा। और उसके बाद क्लास OBJ डॉट करके मैं जितने भी फंक्शन उसके अंदर आ रहे हैं उन सबको एक्सेस कर सकती हूँ। सो इस तरह से हम क्लासेस के साथ काम करते हैं पाइथन में। मैंने आप लोगों से टपल्स का कॉन्सेप्ट पूछा था, आप लोगों ने किसी और लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं, आपको उसका आइडिया है? उसके बगैर भी हम इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि बिगनर्स लेवल पे है, तो मैं बहुत सी एडवांस चीज़ें आपको नहीं करवाऊंगी, जिनमें से मैं आपका नाम बता देती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने जो कर लिया पहले वो देख लेते हैं, ये मेरी बात आप और से सुनिएगा। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या नहीं करवा सकूँगी। वेरिएबल्स मैंने आपको करवा लिए हैं, रिसीविंग इनपुट करवा लिया है, टाइप कन्वर्जन्स बताइए आपको, स्ट्रिंग्स बताइए, एक होती है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। उस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स में बेसिकली स्ट्रिंग्स के मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जो कि बिल्ड इन होते हैं। कुछ मैंने करवा दिए हैं, कुछ मैंने स्किप करवाए हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स करवाए हैं हमने, अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए हैं, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, फिर मैथ के कुछ फंक्शंस कर लिए हैं, इफ़ स्टेटमेंट किया है, लॉजिकल ऑपरेटर्स किए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स किए हैं, ठीक है। वेट कन्वर्टर प्रोग्राम बनाया था, वाइल लूप किया है, गेसिंग गेम बनाई है, एक कार गेम होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स आपको सारे पता हैं। फॉर लूप किया है, नेस्टेड लूप किया है, लिस्ट्स की हैं, 2D लिस्ट्स की हैं, ठीक है। लिस्ट के कुछ मेथड्स किए हैं, टपल्स मैंने स्किप करवा दिया, अनपैकिंग स्किप करवाया, डिक्शनरी स्किप करवा दिया, इमोजी कन्वर्टर था वो भी स्किप करवाया, फंक्शंस किए हैं, पैरामीटर्स किए हैं। इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट मैं भी आपको करवाऊंगी, इट्स इंपॉर्टेंट। फंक्शंस की यूजिबिलिटी करवा दी है, एक्सेप्शंस मैं नहीं करवाऊंगी, कमेंट्स का बताया कि हम पाइथन में कमेंट्स कैसे देते हैं, क्लासेस करवाई हैं, कंस्ट्रक्टर्स मैं आपको करवा दूंगी, इनहेरिटेंस, मॉड्यूल्स, पैकेजेस ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है। थोड़ा से हाई लेवल की चीज़ें हैं। अगर इन सब टॉपिक्स में से जो मैंने स्किप करवा दिए हैं किसी का किसी में इंटरेस्ट है तो मुझे बता दें।
ठीक है, ये सब है। कल तक मैं कोशिश करूँगी कि ये सब कुछ करवा दूँ और एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लें, बिकॉज़ इन द नेक्स्ट वीक डिपेंडिंग ऑन द डिमांड मैं पाइथन का बेसिक कल तक कवर हो जाएगा। ये सब बेसिक था, ठीक है। अगर ये एडवांस कोर्स होता, या टाइम थोड़ा सा भी ज़्यादा होता, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स करवा देती, लाइक मॉड्यूल्स कैसे बनते हैं, इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म होती है, पैकेजेस क्या होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों को लगता है आपके इंटरेस्ट का है या आपकी ज़रूरत है, तो आप लोग बताएं, मैं उसको इंक्लूड कर दूंगी, ऐसा मसला नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सब सीखना है, तो भी बता दें, हम कोई एक एक्स्ट्रा क्लास किसी वीक के दरमियान में रख कर भी कवर कर लेंगे। बट दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो मैंने कवर करवाए हैं, और जो स्किप भी करवाए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि पाइथन की ना डायमेंशंस निकलती हैं, बहुत सी डायमेंशंस हैं, जिनमें से ओके जिनमें से हमारे पास पाइथन की मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं, जिनमें से हमारे पास एक होती है वेब डेवलपमेंट की, जो बहुत कॉमन है, और दूसरी डायमेंशन निकलती है एआई मशीन लर्निंग की, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको दोनों करवा दूँ, वो भी इस कोर्स में, बिकॉज़ जो वेब डेवलपमेंट है इट्स कम्प्लीटली मतलब डिफरेंट फ्रॉम एआई मशीन लर्निंग। अब एआई मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो और होती हैं, और जो वेब डेवलपमेंट की लाइब्रेरीज़ होती हैं वो और होती हैं, तो अगर और उनके कॉन्सेप्ट्स भी बेसिक डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एआई मशीन लर्निंग में हम बेसिकली जो हम ट्रेन कर रहे होते हैं, मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, जबकि वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। आप लोग को एक चीज़ बता दें, हम किसी एक चीज़ को लेकर चलेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक में ये कोर्स भी कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा डिटेल में करवा देगा आंटी। सेल्फ कुछ भी नहीं होता, सेल्फ चलें ठीक है, मैं इसका ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इसमें मैं होवर करूँ तो मुझे इसकी डेफिनेशन भी दे देगा, ठीक है। सेल्फ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फंक्शन पैरामीटर्स डिफरेंट टाइप की एक साथ प्रिंट करवा दें। फंक्शन पैरामीटर्स डिफरेंट टाइप के साथ, ठीक है। ये वाला मैं कर लेती हूँ।
ओके, एक क्वेश्चन आया था जिसको मैं बताती हूँ आप लोगों को। वो क्वेश्चन ये है कि सेल्फ क्या होता है। ओके, जब भी आपने क्लास लिखनी है ना और उस क्लास के अंदर आपने फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो सेल्फ का कीवर्ड आपके पास हमेशा आएगा। आइदर आप पैरामीटर्स लिख रहे हैं और आप आइदर पैरामीटर्स नहीं लिख रहे। अगर आपके पास पैरामीटर्स हैं तो आपने सेल्फ के बाद लिखने हैं। सेल्फ इज़ जस्ट अ कीवर्ड, फॉर एग्जांपल वैल्यू, राइट। अब इसका रोल क्या है, ठीक है। अब होता है ऐसा है, जब भी मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपने क्लास बनानी है और क्लास के अंदर आपके पास क्लास के अंदर आपके पास फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस के जो भी पैरामीटर्स होंगे ना, यहाँ पे जहाँ पे हम पैरामीटर्स लिखते हैं उसके अंदर सेल्फ नाम का एक वेरिएबल आएगा व्हिच इज़ आ सिंटैक्स। अब ऐसा होता है कि जब भी मैंने इस फंक्शन के मल्टीपल पैरामीटर्स को एक्सेस करना होगा तो वो मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, वो मैं हमेशा किसके थ्रू एक्सेस कर सकती हूँ, सेल्फ के थ्रू। लाइक अगर मैंने सेल्फ डॉट करके मैं एक्सेस कर सकती हूँ सेल्फ। ओके, तो मैं आप लोगों को सेल्फ का एक्सप्लेन कर रही थी। अब होता क्या है कि जब भी आपने क्लास बनानी है ना, उस क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होंगे। फंक्शंस का पहला वर्ड पैरामीटर्स जहाँ पर आपने लिखने, तो आपने सेल्फ को लिखना है, क्योंकि आप जब भी किसी पैरामीटर की वैल्यू को एक्सेस करेंगे ना तो वो सेल्फ के थ्रू एक्सेस करेंगे। लाइक सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। अब क्या हो रहा है, हम इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा समझते हैं। अब होता ऐसा है कि जब भी आप लोग इस क्लास के अंदर बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये समहाउ कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, ठीक है, जो भी आप वैल्यू पैरामीटर्स के थ्रू भेज रहे हैं। और जब वो क्लासेस के अंदर स्टोर होती है तो हम डायरेक्टली कभी भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको जब भी उसको एक्सेस करना है क्लास के अंदर तो वो आपने सेल्फ करके एक्सेस करना है। इट्स आ समहाउ सिंटैक्स। जो लोग कह रहे थे ना कि सेल्फ क्या है, अगर तो आपने पैरामीटर कोई भी नहीं लिया, कोई भी फंक्शन का पैरामीटर नहीं है, स्टिल यू हैव टू राइट द सेल्फ। अगर आप पैरामीटर्स ले रहे हैं, इवन देन यू हैव टू राइट द सेल्फ। और आप जब भी सेल्फ लिख रहे हैं तो आप उन बेसिकली वो आप लिख इसलिए रहे हैं कि आपने पैरामीटर्स को की वैल्यूज़ को फर्दर एक्सेस करना है। क्लासेस के अंदर आप कभी भी डायरेक्ट पैरामीटर की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग सेल्फ। आप सेल्फ के बगैर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। मगर मैं इधर दिखाऊँ तो या वो मुझे सिंटेक्स एरर दे देगा या फिर वो मुझे एग्जीक्यूशन के बाद एरर दे देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो लाइक इस लाइन को मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, इसको मैं निकाल देती हूँ। और अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगी तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। लाइक उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कौन सी वैल्यू की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट सीम्स टू हैव नो इफेक्ट, राइट। द रीज़न इज़ कि उसको पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या है। तो जब भी आपने वैल्यू को एक्सेस करना है, जब भी आपने पैरामीटर को की जो भी वैल्यू है इसको एक्सेस करना है, यू हैव टू राइट सेल्फ डॉट। सेल्फ के थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है। आपकी लॉजिक हमेशा से सेम रहेगी, बट इट्स अ सिंटैक्स थिंग जो आपको आनी चाहिए। अभी भी अगर समझ नहीं आया देन यू कैन स्टिल आस्क, अदरवाइज आई होप सो इट शुड क्लियर। एक और क्वेश्चन था कि मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। हाँ, देखिए फंक्शन की जो इनपुट है ना वो आएगी तो मेरे पास रन टाइम पे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर रन टाइम पर आ रही है तो उसको पता नहीं चलेगा अगर मैं यूज़र से इनपुट लेकर दे रही हूँ। हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। एक आ जाता है मेरे पास नेम होगा, एक
एक में मैं कर देती हूँ, मुझे एज बता दो माय नेम में, ठीक है। और दूसरा मैं पूछ लेती हूँ उससे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ सही से अगर लिखूँ तो। अब मेरे पास 3 चीज़ें आएंगी, नेम, एज और इंटरेस्ट। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट जो चीज़ें करवानी, दैट इज़ नेम को प्रिंट करवा देते हैं, राइट। एक हम करवा देते हैं साथ ही एज को। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि अभी जो मैं प्रिंट करवा रही हूँ, एक तो मैं इसको रन करके देख लूँ, तो मैं तो सेल्फ को यूज़ ही नहीं करी, राइट। वो कैसे चलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। और उसको चलाने से पहले मैं एक दफ़ा आप लोगों को इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी करवा देती हूँ, ओके। तो हम यहाँ पर हैं। अब मैंने इसको नेम भी देनी है। नेम में मैं इसको दे देती हूँ लेट्स सपोज कोड फ्यूजन, राइट। इसकी एज दे देती हूँ 20 और इसका इंटरेस्ट दे देती हूँ कोडिंग। देखें अब उसको पता है, देखें इसने सेल्फ में कुछ भी स्टोर नहीं किया, इसने नेम में स्टोर किया, एज में स्टोर किया, इंटरेस्ट में स्टोर किया, राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेल्फ की जब भी बात आएगी ना, वो होता ऐसे है कि हम लोग ना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए हुए होते हैं। जब हमने वैल्यूज़ उन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करनी होती है ना, तो हम सेल्फ के थ्रू उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को, फंक्शंस के थ्रू उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ वेरिएबल्स पड़े हुए होते हैं, जब भी हमने अपने फंक्शन में कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल्स के अंदर डाटा को स्टोर करना होता है तो हम सेल्फ को यूज़ करते हैं, राइट। अभी इस प्रोग्राम में मेरे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, तो मैंने सेल्फ करके नहीं किया। सेल्फ इज़ अब अगर मेरे पास, मैंने जैसे आपको पहले बताया, कोई भी पैरामीटर नहीं है, स्टिल आई हैव टू राइट द सेल्फ, बिकॉज सेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, ठीक है। और जब भी मैं कंस्ट्रक्टर्स के साथ काम करूँगी, या मैं ऐसा हो सकता है ना कि मैंने यहाँ पर नेम लिया है, ठीक है, तो मैं सिर्फ इस फंक्शन के अंदर नेम ले सकती हूँ की वैल्यू यूज़र से ले रही हूँ। जब मैं कोई और फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास नेम की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, तो वो स्टोर किसी और फंक्शन में होगी ना, तो फंक्शन पहले उस वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल में स्टोर करेगा, उसके बाद कोई और फंक्शन कंस्ट्रक्टर से वैल्यू उठाकर यूज़ करेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको जब कंस्ट्रक्टर्स करवाऊँगी तो सेल्फ वाली चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमाइंड टू थिंग्स। पहले आपको ये क्लासेस और ये फंक्शन समझ में आ जाए, दैन मैं कंस्ट्रक्टर करवाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझें कि जब भी हम क्लासेस के फंक्शंस के साथ काम करते हैं ना, तो आपने जहाँ पर पैरामीटर्स लिखना स्टार्ट करने हैं, आपने सबसे पहले सेल्फ लिखना है, ठीक है, इट्स अ कीवर्ड। और अगर आपके पास पैरामीटर्स नहीं है, स्टिल यू हैव टू राइट द सेल्फ। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो उसने मुझे बता दिया कोड फ्यूजन 20 और कोडिंग। तो यहाँ तक क्लियर है सब, मल्टीपल पैरामीटर्स वाली बात भी क्लियर है, सेल्फ वाली बात भी क्लियर है। जितनी मैंने बताई है वो समझ होनी चाहिए आपको। जब मैं कंस्ट्रक्टर करवाऊँगी तो आपको ऊपर नीचे का सब समझ आ जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टर्स, मेरा जो रेस्टोरेंट वाला प्रोग्राम था वो कहाँ गया? आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ है तो मुझे भेजे, अदरवाइज़ मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ।
ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मल्टीपल प्रोग्राम्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू बी इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड कमांड ऑन पाइथन। अदरवाइज़ तो फिर ठीक है, देखिए ये चीज़ें आप सीखते जाएंगे, भूलते जाएंगे। अगर मैं भी आपसे पूछ लूँ कि लिस्ट कितने कितने मेथड्स किए हैं आज हमने, तो आपको सही से याद भी नहीं होगा। तो अगर आपने इनकी मल्टीपल प्रैक्टिस की हुई होती तो आपको बहुत अच्छे से याद होता। अच्छा, आपको क्या चीज़ प्रॉपर्ली समझ नहीं आई, आप मुझसे वो पूछ लें। 50-50 क्या समझ में आया। और आज के लिए बहुत ज़्यादा क्लासेस कल रिवाइज़ कर सकते हैं। हाँ, रिवाइज़ करने का मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरे पास ना बहुत से मैसेजेस आते हैं। पहली बात तो ये इनबॉक्स में कि ये चीज़ समझ नहीं आई। अब देखिए, मैंने ये क्लास पढ़ा रही ना आपको, मैं अपने स्केड्यूल में से ना बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज कर रही होती हूँ इस क्लास के लिए। तो अब मैंने आपको पढ़ा रही ना, तो मैंने क्लास एंड कर दी, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं रहेगा कि मैंने आपको एग्जैक्टली किस लाइन ऑफ कोड में क्या करवाया था। तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं, प्रॉपर 2-2 3-3 मिनट के वॉइस नोट होते हैं कि इस जगह पर आपने वो क्या मिस कर दिया था, या वो आपने क्या समझाया था मुझे समझ नहीं आई। तो यूट्यूब पर रखने का एक पर्पस ये भी था कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, आप 10 दफ़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो मेरे माइंड में कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं किसी को रिप्लाई ही नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, उसके लिए तो पहले ऑब्वियसली सॉरी कि मैं हर एक को इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकती। आप लोग कोई भी चीज़ हो ना ग्रुप में पूछ लिया करें, मैं नहीं बता सकूँगी तो कोई और तो ज़रूर ही रिप्लाई कर देगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिवाइज़ करने का मसला नहीं है, मैं कल रिवाइज़ आपको करवा दूँगी। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था, कोर्स का टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी 1 महीने में कुछ भी नहीं रखूँगी, लेकिन अभी के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम है। आज का, हाँ, इस वीक का मेरा टारगेट जो था वो यही था कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताए, ये सब क्लियर होने चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीक में मैं आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकूँ। तो यस, ये सब चीज़ें मैं आपको कल, जो मेजर हैं जैसे क्लासेस हो गए, कंस्ट्रक्टर जो मैंने अभी नहीं करवाए वो मैं कल करवा दूँगी। इन सब चीज़ों को भी मैं कल ही रिवाइज़ करवा दूँगी। ठीक है, इट्स फाइन, इससे कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई बोले कि बट नॉट प्रॉपर्ली और 50-50। हाँ, ये यूट्यूब पे अपलोड हुआ है ना, इट्स ये पहले ही अपलोड हुआ है। अगर आप जाकर देखेंगे वीडियोस में तो ये आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ, वहाँ से आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर हमको क्लास को फ़िलहाल के लिए यहीं तक पॉज करते हैं हम। आप लोग थोड़ी सी एफ़र्ट ये कर लें कि ऑब्वियसली आपके लिए कंटेंट ज़्यादा है, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको रिवाइंड करके देख लें, जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई। ठीक है, और जो रेस्टोरेंट वाला प्रोग्राम है, अगर अभी नहीं तो फिर हम कल पे रख लेते हैं। बट ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस उतना आपको आएगा। और अभी तक मुझे किसी ने आंसर भी नहीं किया जो मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों ने फ़र्दर इसमें किस एक चीज़ में स्पेशलाइज़ करना है। आइदर इट कुड बी वेब डेवलपमेंट और आइदर इट कुड बी मशीन लर्निंग और एआई। आप वो बता दें ताकि मैं उस हिसाब से तैयारी कर लूँ। दोनों की लाइब्रेरीज़, फाउंडेशन सब कुछ डिफरेंट है। ये वाली बात मुझे एक दफ़ा क्लियर कर दें, तो उसके बाद फिर हम आज की क्लास ही कर देते हैं। क्लासेस वगैरह जो बेसिक फंक्शंस करवाएं, सेल्फ क्या होता है, ये चीज़ें मैं कल फिर रिपीट करवा दूँगी। कंस्ट्रक्टर्स तो मैं आपको करवाऊँगी ही कल, वो हमने अभी तक नहीं किया। ठीक है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि आप सेल्फ वाले में भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। अगर आप लोगों को खुद नहीं समझ आ रही कि आपको मशीन लर्निंग या एआई में जाना चाहिए, तो फिर या फिर वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए, तो मैं आपको खुद ही गाइड कर दूँगी। जो चीज़ ज़्यादा आसान होगी वो उस तरफ ले जाऊँगी। जितना मेरा नॉलेज है, अभी तक आप लोगों ने एआई नहीं पढ़ी होगी और मोस्ट प्रोबेबली वेब डेवलपमेंट भी नहीं पढ़ी होगी। जो लोग कनेक्टेड है ना, एटलीस्ट वो लोग रिप्लाई कर दें। अगर आपको कुछ नहीं भी पता तो भी बता दें। वेब डेवलपमेंट ओके, चलें फिर हम इसको वेब डेवलपमेंट में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, एनीथिंग एल्स, और शुड वी एंड? अच्छा, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मशीन लर्निंग के वेब डेवलपमेंट, ये सोच लें। कोई और भी रिस्पॉन्स कर देना तो फिर वो वोटिंग हो जाती है एक तरह से। एनीवन एल्स? एक वोट है वेब डेवलपमेंट का और एक है मशीन लर्निंग का, या फिर मैं यहाँ पे पूल बना लेती हूँ, उसमें आप लोग ना रिस्पॉन्स कर देना। ऐसा नहीं है कि वेब डेवलपमेंट मुश्किल है, मशीन लर्निंग मुश्किल है, कुछ भी नहीं मुश्किल। लेकिन यह है कि टाइम इतना कम है कि वो एक वीकेंड पे दोनों चीज़ें कवर नहीं हो सकेंगी।
हम एआई को भी पूरा टच नहीं कर सकते और ना ही हम मशीन लर्निंग को पूरा टच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है बेसिकली वो था पाइथन का। ये तो उसमें एक तरह से हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, ना वेब डेवलपमेंट को पूरा कर सकते हैं ना ही मशीन लर्निंग को पूरा कर सकते हैं। स्टिल हम एक किस तरह से आप समझे कि थोड़ा सा टच कर लेंगे, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा पाइथन में डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है या पाइथन में एआई पे काम कैसे हो रहा होता है। मशीन लर्निंग आई गेस टफ होगी। हाँ, टफ टफ तो दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। वेब डेवलपमेंट भी आसान नहीं होगी, बैकएंड आप गुम जाएंगे, बैकएंड आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये मशीन लर्निंग भी ईजी नहीं है। आपको पूरी मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है। बहुत सी लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं, बहुत सी लाइब्रेरीज के लिए आप 1000 फाइल्स ऑफ कोड आपको मैनेज करना पड़ जाता है, तो दोनों टफ होंगे। लेकिन ऐसा कर लेते हैं कि वोटिंग भी डिसाइड कर लूँगी मैं, ठीक है। और उसके बाद अगर जो चीज़ रह जाएगी ना वो फिर मैं आपको वैसे कभी करवा दूँगी, कोई एक क्लास रख के कोर्स ख़त्म होने के बाद फिर वो करवा दूँगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अनाउंस कर देती हूँ कि वीकेंड पे हम लोग पाइथन में ही वेब डेवलपमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, वो 2-3 घंटे की क्लास लेके, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन इस कोर्स का पार्ट नहीं होगा वो, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई ऐसा पाइथन का कॉन्सेप्ट हो। मैंने जो करवाना था ना वो मेजर यही थे। आप कंस्ट्रक्टर्स कल करवाऊंगी और मैं देख लूँगी कि अगर आपको मल्टीपल फाइल्स बनवाने की ज़रूरत है या नहीं, अदरवाइज़ रेस्ट इज़ डन। मेन पाइथन की चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। इसके अलावा भी आप लोगों ने पोस्टर में भी देखा होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी एक और चीज़, विच इज़ प्लेसमेंट मतलब जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स इन पाइथन, रिलेटेड टू पाइथन। तो मैं आपको कुछ कंपनीज़ हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीक में आपको बता दूँगी। कुछ ऐसी होती हैं जो आपको इंटर्नशिप्स दे देती हैं। आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोग अपने जहन में रख लें, दैट इज़ लिंक्डइन। अगर आप लोग लिंक्डइन पे अभी तक नहीं है ना तो बहुत ज़्यादती की बात है। आप लोगों को पहले तो लिंक्डइन पे शिफ्ट होना चाहिए, और जिस तरह आप इंस्टाग्राम को और बाकी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप लिंक्डइन को वैसे स्क्रॉल करें, ठीक है। और अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, वो कुछ नहीं पता, तो आप ना जैसे भी आपको समर ब्रेक होगी तो आपने उसको पहले तो वेस्ट नहीं करना। यही पाइथन है ना, तो आप इसको हर दिन 2 घंटे दें तो आप देख सकते हैं कि आप 2 महीनों में कहाँ तक जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक तो अच्छा सा लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आपको बहुत सी कम्युनिटी मिल जाएगी जहाँ जिन लोगों से आप सीख सकते हैं, या जो जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हो ना उनको शेयर करना शुरू कर दें। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने पाइथन का कोई प्रोग्राम लिखा है, या आपने कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया, लाइक ये जो रेस्टोरेंट का प्रोग्राम है, जो मैंने इतनी डिटेल्स बताई हैं आपको, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं कि आपने उसमें एक्जैक्टली कितने कंट्रोल्स लगा लिए हैं, कितने चेक्स लगे हैं, कितने इफ एल्स के स्टेटमेंट्स लगे हैं, कितने लूप्स लगे हैं। आप एक मैट्रिक्स जो मैंने अभी आपको करवाया, एक नेस्टेड लूप, इसकी पोस्ट बनाकर डाल दें। ये ऐसा होता है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स को भी देख रहे होते हैं और इंटर्नशिप्स के लिए, और मेजरली वो एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहे होते हैं जॉब्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो वो लिंक्डइन ही चेक करते हैं आपका। तो अच्छी बात है अगर अभी आप 4th सेमेस्टर में या अभी आप 6th सेमेस्टर में, आपके पास 1-2 साल है, तो अपने लिंक्डइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। पोस्ट शेयर करें जो आप लोगों ने कर लिया हुआ है, प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। हम सपोज़ करते हैं कि अभी आपने कोई इंटर्नशिप चाहिए थी जो मिल गई, ठीक है। ये फ़िलहाल आपको लगता है अभी जॉब की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे तो अभी ग्रेजुएशन ही नहीं हुई, जब होगी तो तब की तब देखी जाएगी। तो आपके पास ना, अगर अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 1-2 साल का आपका पास अकाउंट होगा, विच कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। तो एक तो लिंक्डइन पे आए, फिर मैं कुछ कंपनीज आपके साथ शेयर कर दूँगी, और मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगी कि आपने पोस्ट कैसे बनानी है और लिंक्डइन के अकाउंट्स को कैसे चलाना है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है फर्दर, कोई और क्यूरी नहीं है, तो हम फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। मेरी तरफ से ये सब कुछ था, बाकी हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।